हेलो बच्चों, कैसे हो? माई सेल्फ दीपक भोला, टीम फिजिक्स सीकर सीएलसी। ठीक है, आज अपन बच्चों टॉपिक पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसके अंदर अपन ने आरएलसी सीरीज सर्किट तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे आरएलसी पैरेलल सर्किट। ठीक है, देखो आरएलसी पैरेलल सर्किट के बारे में देखो, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने पढ़ाई है रेजिस्टेंस के बारे में। ऐसे यहाँ पे हम रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर तीनों का एक साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन समझेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों इसमें आरएलसी पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझें इस तरह से। ये रेजिस्टेंस आर एंड एल एंड सी तीनों बच्चों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इस तरह से तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको एक अल्टरनेटिंग सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है वी वोल्ट से। ठीक है, इस तरह से आर, ये एक्सएल एंड ये एक्ससी। क्लियर, आर एक्सएल एंड एक्ससी। अब यहाँ पे इसके बारे में देखिए, ये वी वोल्ट अपन सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से टोटल करंट स्टार्ट हुई आई। आई क्या बच्चों यहाँ पे टोटल करंट। ठीक है, टोटल करंट आई, ये आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, इधर की करंट आई आर, यहाँ बच्चों आई एल, यहाँ बच्चों आई सी। ठीक है, आई एल, आई आर एंड आई सी। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर स्टार्ट कहाँ से करते हैं? स्टार्ट करते हैं अपन फेजर डायग्राम से। ठीक है, तो फेजर डायग्राम में देखो बच्चों यहाँ पे तीनों में वोल्टेज तो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, मेन सप्लाई वी के साथ तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तीनों पे वोल्टेज सेम होगा। इससे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं फेजर डायग्राम में, वोल्टेज को अपन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस बच्चों में मैंने वोल्टेज को शो किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी। क्लियर, वोल्टेज वी। अब यहाँ बच्चों इसमें देखिए रेजिस्टेंस जो आर है, आर को अपन शो करें इसके अंदर, तो यहाँ पे आर हम जानते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है बच्चों आई आर या वी के साथ सेम फेज में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ये अपन ने शो कर दिया इसको, ये आई आर। ठीक है, ये आई आर सेम फेज विद वी। क्लियर। उसके बाद फिर अपन देखें यहाँ पे आई एल। आई एल यहाँ बच्चों हम देखते हैं वोल्टेज एंड करंट में करंट लैगिंग कंडीशन में होती है। करंट यहाँ पे लैगिंग कंडीशन में होती है, तो करंट को अपन यहाँ पे लैगिंग कंडीशन में शो कर रहे हैं आई एल। ठीक है, ये आई एल को हमने इंडिकेट कर दिया आई एल। ठीक है, आई एल लैगिंग कंडीशन। क्लियर। अब बच्चों फिर आई सी। आई सी बच्चों यहाँ पे लीडिंग कंडीशन होती है। ठीक है, जो कैपेसिटर में करंट है, ठीक है, आई सी वोल्टेज के रेस्पेक्ट में लीडिंग कंडीशन में, ये हमने आई सी को शो कर दिया इस तरह से आई सी। ये हो गया आई सी। अब अच्छा देखो मैंने यहाँ पे आई एल का एरो ग्रेटर ड्रॉ किया है, आई सी का स्मॉल एरो अपन ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। देखिए उसका रीजन क्या है, देखिए हमने यहाँ पे कंसिडर कर रखा है लेट XC XL इज लेस देन XC। और यहाँ पे XL लेस देन XC अगर अपन यूज करेंगे तो उस केस में यहाँ पे जो करंट है IL ये क्या होगी ग्रेटर देन IC। ठीक है, देन दस IL इज ग्रेटर देन IC। ठीक है, बिकॉज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्टेंस, तो जिसका रिएक्टेंस स्मॉल होगा उसमें करंट लार्ज होगी। तो XL को हमने यहाँ पे छोटा लिया है। ठीक है, तो उसके में करंट ग्रेटर होगी IL। ठीक है, तो अपन ये कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ पे इसमें से इस तरह से। हाँ, अगर बच्चों अगर XL ग्रेटर देन XC आप यूज करते तो उस केस में IL लेस देन होता IC। तो इसका मतलब फिर हमें यहाँ पे ये वाला एरो बनाते स्मॉल, ये वाला एरो बनाते लार्ज। ठीक है, चलो अब आगे देखो उसमें। अब ये 3 एरोज हैं IC, IR एंड IL, इनका निकालना है उनको रिजल्टेंट। तो कैसे निकालेंगे बच्चों रिजल्टेंट करंट? देखिए IL एंड IC को सॉल्व करें पहले, IL IC को। तो इसमें हम देखें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो IL IC का जो रिजल्टेंट आएगा इस तरफ आएगा ये। ठीक है, इस तरफ आने रिजल्ट ये जाएगा IL माइनस IC, IL माइनस IC। ठीक है, अब यहाँ पे ये IL माइनस IC एंड ये IR, इनका निकालें रिजल्टेंट। इस तरह से इन दोनों की हेल्प से मैंने बनाया पैरेललोग्राम। तो यहाँ से इस तरह सेंटर से अपन ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन शो करेगी नेट करंट I को, नेट करंट I को शो करेगी लाइन IR एंड IL माइनस IC का रिजल्टेंट हो गया I। तो यहाँ पे आप देखो नेट करंट जो आपको दिख रही है कितनी है नेट करंट इसमें? नेट करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू रूट ऑफ IR स्क्वायर प्लस IL माइनस IC होल स्क्वायर, IL माइनस IC होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपन नेट करंट अपन ने फाइंड कर ली। और यहाँ पे देखो ये जो आपने फेज डिफरेंस फाइंड किया, ये फेज डिफरेंस आप देखिए I के रेस्पेक्ट में V ऊपर है, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको? पॉजिटिव। फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव मीन्स XL लेस देन XC वाली कंडीशन है, इसमें फाई के सारा बच्चों
पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें हियर 5 इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, हियर 5 इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑप्शन होगा, 5 इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से देखो जबकि अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था आप समझे, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्स एल अगर ग्रेटर देन एक्स था तो उस केस में 5 पॉजिटिव आया था, यहाँ पे एक्स एल लेस देन एक्स केस में 5 पॉजिटिव ऑप्टेन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज अपन देख रहे हैं, हियर 5 इक्वल टू पॉजिटिव ऑप्टेन, क्लियर, ये चीज आपने देखी। अब इसमें देखो आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे इसमें एक करंट अपने फाइंड कर ली। अब यहाँ पे बहुत साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्लस आई एल माइनस आई सी होल स्क्वायर, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे इसमें बहुत साइड, ये तो करंट की इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, ये तो क्या है वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट। अब इसमें बहुत साइड हम यहाँ पे v से डिवाइड करते हैं, वी स्क्वायर से, वी स्क्वायर से आप इसमें डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, देखो आई अपॉन वी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर अपॉन वी होल स्क्वायर प्लस आई एल अपॉन आर माइनस आई सी अपॉन आर होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत साइड हमने यहाँ पे वी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो चलो यहाँ पे ये आई अपॉन वी ये होता है 1 अपॉन जेड, तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन, ये आर से डिवाइड कर, वी से डिवाइड करा ना, वी से, वी है यहाँ पे, वी है ये, ठीक है। आई एल अपॉन वी क्या बन जाएगा, ये आई एल अपॉन वी 1 अपॉन एक्स एल, ये 1 अपॉन एक्स सी स्क्वायर, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे 1 अपॉन जेड की इंफॉर्मेशन फाइंड कर ली, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है, ये जेड की इंफॉर्मेशन। तो चलो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन जेड। अब चलो इस 1 अपॉन जेड को ही अपन क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं 1 अपॉन जेड को वाई बोलते हैं, तो वाई स्क्वायर, इसको बोलते हैं जी स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों होता है एस एल माइनस एस सी होल स्क्वायर। ये बच्चों वाई तो क्या है, एडमिटेंस है, वाई यहाँ पे शो कर रहा है एडमिटेंस को, ठीक है, जी यहाँ पे शो कर रहा है कंडक्टेंस को, मीन्स इनवर्स। ये जेड तो क्या बच्चों, जेड तो है इम्पीडेंस, इसके इनवर्स मतलब वाई को हम क्या बोलते हैं, एडमिटेंस, ठीक है। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसके इनवर्स को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस, ठीक है। ऐसे 1 अपॉन एक्सएल एंड 1 अपॉन एक्स सी, इसको बोल रहे हैं एस एल माइनस एस सी, ठीक है। यहाँ पे जो एस, जैसे अपन ने एक्स से कहा था, एक्स तो क्या था यहाँ पे रिएक्टेंस, ठीक है, ऐसे एस यहाँ पे सक्सेप्टेंस को शो कर रहा है, सक्सेप्टेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगी इंडक्टिव सक्सेप्टेंस, ये कैपेसिटिव सक्सेप्टेंस हो गई, ठीक है, ये अपन देख लिया इक्वेशन। अब यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे अपन फाइंड करें, देखो ग्राफ की फॉर्म में समझे, ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है 1 अपॉन जेड की फॉर्म में, ये जेड आई की फॉर्म में, तो यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है, बस डिफरेंस तरह सा यहाँ इनवर्स की फॉर्म में लिखी हुई है, यहाँ सिंपल नॉर्मल की फॉर्म में लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया है, वैसे भी ग्राफ अपन यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये अपन ने फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये एंगल फाई, ये एंगल फाई, इधर यहाँ पे आई आर है, तो यहाँ पे 1 अपॉन आर है, 1 अपॉन आर, यहाँ पे आई एल माइनस आई सी है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स एल माइनस 1 अपॉन एक्स सी। ये बिल्कुल उसी तरह सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, जैसे अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया था ना, बिल्कुल वही सीक्वेंस फॉलो करते हुए, पहले अपन ने सर्किट ड्रॉ किया था, फिर फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, फिर वहाँ पे वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन लिखी थी, फिर यहाँ पे अपन ने जेड की इन्फॉर्मेशन लिखी थी, ऐसे ही यहाँ पे प्रोसेस अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो इसके अंदर यहाँ पे ये नेट जेड है, ये जेड, तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन जेड, तो 1 अपॉन जेड का जो कॉस कंपोनेंट है वो तो उसको शो करेगा 1 अपॉन आर को, ठीक है। वैसे हम कह सकते हैं 1 अपॉन जेड कॉस फाई, 1 अपॉन जेड कॉस फाई, ये किसको शो कर रहा है, 1 अपॉन आर को, और 1 अपॉन जेड साइन फाई, ये जो है ये किसको शो कर रहा है बेटा, 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी को, ये अपन देख लिया, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर अपन फाइंड करें फेज डिफरेंस tan फाई, ठीक है। तो देखिए tan फाई अपन फाइंड करें फेज डिफरेंस, तो यहाँ से इस डायग्राम सॉल्व करोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो कौन है, आई एल माइनस आई सी, एंड बेस कौन है बच्चों यहाँ पे, आई आर, आई आर। यहाँ से अगर अपन फाइंड करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो ये 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी, 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी, एंड बेस की फॉर्म में कौन है बेटा, 1 अपॉन आर, ठीक है। इस तरह अपन tan फाई ये अपन ने फाइंड कर लिया बच्चों। अब देखिए यहाँ फाई अगर यहाँ बच्चों एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ठीक है। इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो बेटा एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, इसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन दैट इज एफ इज इक्वल टू एफ आर,
दैट इज एट एफ इज इक्वल टू एफ आर। तो एफ इज इक्वल टू एफ आर वाली कंडीशन है, तो इस टाइम पे हम देखें फाई की वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सएल वाली कंडीशन में ये दोनों कट जाएंगे, तो टेन फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू जीरो, फाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो। तो फाई इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है, और इस केस में बच्चों यहाँ पे जेड की वैल्यू देखिए, यहाँ पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, टर्म्स तो कट के जीरो हो गई, तो वन अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, मिस वन अपॉन जेड इज इक्वल टू वन अपॉन आर, मिस जेड इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, आर, ठीक है, जेड इज इक्वल टू आर, जो कि क्या होता है बेटा यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है, ऑप्टेन, और जेड इज इक्वल टू मैक्सिमम, तो करंट क्या होगी, मिनिमम। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वी अपॉन जेड, जेड को रख दिया मैंने आर, और ये क्या होगी, मिनिमम, जिसे हम क्या बोलते हैं, आई आर, रेजोनेंस करंट, जिसे हम रेजोनेंस करंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों इफ एक्सएल लेस देन एक्सी वाली कंडीशन देख रहे हैं, एक्सएल लेस देन एक्सी, तो जो एक्सएल लेस देन एक्सी है, तो उस केस में एक्सएल लेस देन एक्सी केस में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट इज एट फ्रीक्वेंसी। और जो एक्सएल छोटा कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेस देन एफ आर, लेस देन एफ आर होती है, तो उस केस में हम जानते हैं एक्सएल स्मॉल होता है, लेस देन एफ आर, दैट इज एफ इज लेस देन एफ आर। तो उस केस में यहाँ पे आप देख रहे हो फाई की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, फाई आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है, फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, मीन्स जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू बिटवीन जीरो टू पाई बाई टू होती है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें ऐसे ही देखें, इफ एक्सएल, एक्सएल अगर ग्रेटर देन एक्सी है, एक्सएल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन एक्सी है, तो उस केस बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम क्या यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी एफ इज ग्रेटर देन एफ आर, तो उस केस में फाई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, फाई इज इक्वल टू ये आएगा माइनस पाई बाई टू टू जीरो, क्योंकि नेगेटिव आएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पे हम फेज डिफरेंस जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ सर्किट के बारे में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेज डिफरेंस, यहाँ पे देखो बच्चों इसमें पॉजिटिव है, फेज डिफरेंस पॉजिटिव का केस में क्या होती है बच्चों, नेचर होती है इंडक्टिव नेचर। ये हमेशा याद रखें, आप सीरीज कॉम्बिनेशन बताना भूल गया, ध्यान रखें, जब भी फेज डिफरेंस अगर पॉजिटिव है, फेज डिफरेंस पॉजिटिव है, इसे बोलते हैं इंडक्टिव नेचर ऑफ सर्किट, और अगर फेज डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो उसे बोलते हैं कैपेसिटेटिव नेचर, ठीक है। एक्सएल एक्सी की वैल्यू ग्रेटर है, किसकी लेस है, उससे डिसाइड नहीं किया थी नेचर। जनरली हम सोचते हैं कि एक्सएल बड़ा है तो नेचर है कौन सी जाएगी, इंडक्टिव, और अगर एक्सएल छोटा है तो कैपेसिटेटिव नेचर, नहीं, ऐसा नहीं सोचना आपको। नेचर कैसे डिसाइड करनी है, फाई से, ठीक है, क्यों, यहाँ पे फाई यहाँ पे पॉजिटिव है, फाई पॉजिटिव है, तो नेचर कैसी होगी, इंडक्टिव नेचर, ठीक है, इंडक्टिव नेचर, इंडक्टिव नेचर, ठीक है, इंडक्टिव नेचर होगी। क्यों बच्चों, अभी यहां से देखिए इधर, यहाँ पे एक्सेल छोटा है लेकिन नेचर कौन सी आ रही है, फिर भी इंडक्टिव, नेचर कौन सी है, इंडक्टिव, तो ये ध्यान रखें आप, क्लियर। एक्सेल लेस है, एक्सेल ग्रेटर है, वो डिसाइड नहीं करेगा नेचर को, नेचर को डिसाइड कौन करेगा, फाई, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इस केस में, सेकंड वाले केस में हम देख रहे हैं एक्सेल बड़ा है छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाई क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेचर कैसी होगी, कैपेसिटेटिव, कैपेसिटेटिव नेचर होगी, कैपेसिटेटिव नेचर, ठीक है। तो ऐसा अपन डिफाइन करते हैं नेचर ऑफ सर्किट को। और फिर रही बात ग्राफ की, तो यहाँ बच्चों अगर अपन ग्राफ बनाना चाहें जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो देखिए जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो बनेगा यहाँ पे, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ वैसा ही बनता है बच्चों, जहाँ वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में आई वर्सेस एफ आया था, यहाँ पे जेड वर्सेस एफ बन रहा होता है ग्राफ, ठीक है। तो हम देखें जेड की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम आ रही है यार, मतलब इस तरह से बनता है जेड ग्राफ, इस तरह से, जो वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में आई का ग्राफ आया था ना बच्चों, यहाँ पे जेड ग्राफ आता है, इस तरह जेड वाला ग्राफ, ठीक है, जेड ग्राफ, यहाँ पे ये आर, ये एफ इक्वल टू एफ आर, इस टाइम पे जेड इक्वल टू क्या बच्चों, आर, जो कि मैक्सिमम है। और आई वाला ग्राफ वैसा बनता है जो जेड का ग्राफ बनाता है बच्चों, वहाँ पे मतलब इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम देखें, इसमें जो होता है आई वर्सेस एफ ग्राफ, आई वर्सेस एफ ग्राफ अगर आप यहाँ ड्रॉ कर रहे हो, तो आई वर्सेस एफ ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से आएगा, इसमें इस तरह से ये। तो इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं रेजोनेंस करंट जो आ रही है ये मिनिमम करंट है, ठीक है, रेजोनेंस टाइम पे करंट मिनिमम होती है, ये ग्राफ बनता है आई वर्सेस एफ ग्राफ। आई वर्स में तो अपन ने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ चीजें अपन ने सीखी। चलो इस पे अब एक दो क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन समझे बच्चों इसके अंदर। देखिए यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल नंबर 44, एग्जाम्पल नंबर 44 देखें, मॉड्यूल के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, इस तरह दे रखी है। एग्जाम्पल नंबर 44 अपन देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए
तो बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कोई टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन तो नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं जो अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में देखे, ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन भी नॉर्मल क्वेश्चन है। तो देखो बट ये फॉर्मुलेज आपको याद रखने पड़ेंगे जो अपन ने फॉर्मूला पढ़े ना, भी अपन ने आई का रिलेशन देखा, जेड का रिलेशन देखा, ऐसे ही यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन 44 है इसमें इस तरह से इधर की इन्फॉर्मेशन, ये आर, ठीक है, एंड यहाँ पे ये एल है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। वोल्टेज अपन ने 100 वोल्ट सप्लाई दे रखी है यहाँ पे, ये 100 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, 100 वोल्ट सप्लाई है, 100 वोल्ट, क्लियर। V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, R हमें गिवन है 3 ओम, R गिवन है 3 ओम एंड XL गिवन है कितना, गिवन बेटा XL, XL गिवन यहाँ पे 4 ओम है, 4 ओम, ठीक है। और हमसे पूछा है फाइंड आउट Z फाई I, यहाँ तो निकालना है Z, एक निकालना है फाई और एक निकालना है I, ये तीनों चीजें अपन को फाइंड करनी है इसके अंदर, Z फाई एंड I के बारे में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें बच्चों, पहले Z। तो यहाँ पे देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये R एंड XL कनेक्टेड है, जैसे आपको समझाया था बच्चों यहाँ पे इसमें ये तो अपने क्या पढ़ा, तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर बच्चों यहाँ पे ओनली R एंड L कनेक्टेड है, जैसे इसमें ओनली R एंड L कनेक्टेड है, तो इन सभी फॉर्मूलेज में से हम XC वाली टर्म्स को इग्नोर कर देंगे, XC वाली टर्म्स को इग्नोर कर देंगे तो जो रिजल्ट बनेगा वो उसको शो करेगा RL पैरेलल सर्किट को। कैसे, जैसे यहाँ पे Z की बात करें, यहाँ पे इस XL टर्म्स को हटा दो, जीरो कर दो, है ही नहीं XL टर्म्स, तो क्या बच्चों ओनली 1/XL, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला 1/Z² इज इक्वल टू 1/R² प्लस 1/XL², ओके, ये बन जाएगा। ऐसे ही हमने आई का जो फॉर्म लिखा था मैंने, जो इरेज कर दिया है अभी, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा I² की, यार यही तो फॉर्मूला था, नीचे वी हटा दो, वो क्या था फॉर्मूला, I² इज इक्वल टू, ये लिखा था अपन ने, तो इसके अंदर बच्चों आई वाली टर्म्स को हटा देंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, I² इज इक्वल टू I²R प्लस IL², ये बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे अगर RC सर्किट होता तो उसमें XL वाली टर्म्स को इग्नोर कर देंगे अपन, ठीक है। ऐसे बच्चों tan फाई की बात कर लें, tan फाई इसमें C वाली टर्म्स नहीं है ना, तो उसमें tan फाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, इस ICL टर्म्स को हटा दो तो tan फाई इज इक्वल टू आएगा IL/IR, या यहाँ से अपन देखें इस CL टर्म्स को हटा देंगे तो 1/XL/1/R, तो R चल जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा R/XL, तो tan फाई इज इक्वल टू यहाँ पे R/XL की फॉर्म में, ठीक है। तो चलो यहाँ से अपन देखें, पहले Z अपन फाइंड करें, वैल्यू ऑफ Z इसकी अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, तो 1/Z² इज इक्वल टू 1/R² प्लस 1/XL², ठीक है, ये लगा दिया मैंने 1/R² प्लस 1/XL², ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1/16, ठीक है, तो 9 इंटू 16 ले लिया LCM, ऊपर आ जाएगा 25, तो यहाँ पे इन्वर्स कर देंगे और उसका रूट इन्वर्स भी कर दें, रूट भी कर दें, तो 3 इंटू 4/5, ठीक है, तो कितना हो गया 12/5, तो R इज इक्वल टू 12/5 ओम, ये बन जाएगा रिजल्ट, Z की वैल्यू 12/5 ओम, ठीक है। अब हमें निकालना है tan फाई, तो देखिए tan फाई फाइंड करें, tan फाई कैसे निकालेंगे, tan फाई यहाँ से देखिए, tan फाई आपसे कहा था मैंने, यहाँ पे XL टर्म्स को इग्नोर कर देंगे तो पर 1/XL अपॉन 1/R है, 1/XL/1/R, तो जाएगा R/XL, तो R/XL वैल्यू ऑफ R 3 है, XL की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 3/4, क्या जाएगा tan इनवर्स 3/4 में 37 डिग्री, ये निकल जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे I निकालना है, तो I इज इक्वल टू अपन जानते हैं V/Z, I इज इक्वल टू V/Z, मतलब IRMS इक्वल टू VRMS/Z, कुछ नहीं कहा जाए तो हमें RMS करंट फाइंड करनी है, ठीक है, RMS वैल्यू फाइंड करनी है, तो VRMS कितना की माने 100 वोल्ट, 100, Z को रख देंगे 12/5, ठीक है, तो क्या 500/12, ये लो, ये आ गया आंसर। तो इस तरह अपन ये सॉल्व कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को, बात पहले पढ़ी। अब चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एग्जांपल नंबर 45 और दे रखा है, चलो उसको समझाता हूँ आपको, काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जांपल 45, लेकिन जनरली मेडिकल में नहीं पूछा जाता, फिर भी उसको समझे, मिक्स कॉम्बिनेशन है ये, ना तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना सीरीज, मिक्स कॉम्बिनेशन है। तो एग्जांपल नंबर 45 को अपन एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, हम देखें सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्म पता है अपन को, रूट जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, पैरेलल कॉम्बिनेशन पता है फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अब मिक्स कॉम्बिनेशन है तो उसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो देखिए बेटा समझो, कॉम्बिनेशन चाहे सीरीज हो, चाहे पैरेलल हो, चाहे मिक्स्ड हो, तो जेड के जो फॉर्मूले होते हैं वो हमें डेराइव करने पड़ते हैं, ठीक है। सीरीज का फॉर्म मैंने डेराइव किया था, ठीक है, चलो मैं याद था इसलिए क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करने लग गए अपन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने डेराइव किया, लेकिन चलो याद है अपन को तो यूज कर रहे हैं। ऐसे मिक्स कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला का वो भी हमें डेराइव करना पड़ेगा, कैसे,
फेजर डायग्राम से स्टार्ट करते हुए, चाहे सीरीज हो चाहे मिक्स कॉम्बिनेशन हो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, डेरिवेशन कैसे किया था, स्टार्टिंग किया थी फेजर डायग्राम से, और फेजर डायग्राम से हम जो उसमें करंट्स फ्लो हो रही हैं, जो वोल्टेज है उनके नेट करंट नेट वोल्टेज अपन देखते हैं, नेट करंट एंड नेट वोल्टेज को अपन चेक करते हैं, उनमें जो फेज डायग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग अपन कंप्लीट आगे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके एग्जाम्पल नंबर अपन देख रहे हैं 45। तो बच्चों 45 में आप देखिए, चलो यही समझा दूं आपको, उसके अंदर 45 में आपको देखो ऊपर रजिस्टर ब्रांच में आर दे रखा है एक्सएल, और नीचे ब्रांच में आर एंड एक्सी कनेक्टेड है, सप्लाई की दे रखी 20 वोल्ट, ठीक है। अब हमसे पूछा इसमें I1 I2 आई एंड जेड फाइंड करना है। तो चलो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच में करंट कितनी है I1, सेकंड ब्रांच में कितनी करंट है I2, ये अपन ने शो कर रखी I1 एंड I2। क्लियर बात समझे, डायग्राम को आपसे कहा मॉड्यूल साथ लेके बैठोगे तो ही फायदा है पढ़ने का, ठीक है। अब इसमें बच्चों सबसे पहले तीनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, अपर ब्रांच, मिडिल ब्रांच और नीचे सप्लाई, ये तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो सप्लाई जो 20 वोल्ट है, ये सप्लाई 20 वोल्ट अपर ब्रांच पे नेट वोल्टेज है, मिडिल ब्रांच पे भी नेट वोल्टेज है, ठीक है। कौन 20 वोल्ट, क्योंकि 20 वोल्ट जो सप्लाई है, मिडिल ब्रांच एंड अपर ब्रांच तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज। तो जो नीचे सप्लाई है ना 20 वोल्ट, वही अपर ब्रांच पे नेट वोल्टेज है, वही मिडिल ब्रांच पे नेट वोल्टेज है, ठीक है। तो अब मिडिल ब्रांच में करंट आपको फाइंड करनी है, तो वोल्टेज अपॉन नेट इंपीडेंस निकालना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट ब्रांच का इंपीडेंस क्या होगा, यहाँ पे जेड की वैल्यू, आर एंड एक्सएल दोनों कनेक्टेड है सीरीज में, तो जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें पहले I1 फाइंड किया है V अपॉन जेड वन करके, क्योंकि वोल्टेज तो खैर 20 यही सही, जेड वन निकाल लेंगे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर करके, क्योंकि दोनों आर एल सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ से 20 अपॉन रूट 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर किया, रूट 2/5 एम्पियर, ये आ गई करंट I1। ऐसे ही जो नेक्स्ट ब्रांच है, नेक्स्ट ब्रांच में I2 फाइंड करेंगे, तो नेक्स्ट ब्रांच में जो Z2 जो हमें निकालना है, Z2 कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर करके, क्योंकि यहाँ पे RC सीरीज सर्किट है, ठीक है। तो बच्चों पहले फर्स्ट ब्रांच के लिए अपने I1 फाइंड किया और इसका फेज भी निकाल लिया, तो φ1 इज इक्वल टू आया tan इनवर्स XL अपॉन R, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में tan φ इज इक्वल टू क्या होता है, XL अपॉन R। यहाँ तो आप देखो tan φ इज इक्वल टू R अपॉन XL किया था, इसके लिए था पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, बट यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है फर्स्ट ब्रांच में। तो फर्स्ट ब्रांच के अंदर पहले अपन φ1 फाइंड करें, पहले जो करंट फ्लो रही है I1 करंट एंड जो वोल्टेज V है, I1 करंट एंड वोल्टेज V में आपस में क्या फेज रिलेशन है वो अपन देख रहे हैं, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो φ1 अपन निकाल लिया tan इनवर्स XL अपॉन R करके, जो कि कितना है 45 डिग्री प्लस में, पॉजिटिव 45 डिग्री। ऐसे ही सेकंड ब्रांच के लिए अपन देख रहे हैं I2 निकाल रहे हैं V अपॉन Z2 करके, तो आ जाएगा रूट 2 अपॉन 10, ठीक है। और इसके लिए φ2 निकालेंगे tan इनवर्स XC अपॉन R करके, क्योंकि सेकंड ब्रांच में करंट I2 फ्लो हो रही है एंड वोल्टेज V है, वोल्टेज V करंट I2, तो I2 एंड V में मैंने फेज डायग्राम चेक किया, ये आ गया माइनस ऑफ 45 डिग्री। माइनस क्यों लगा रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे XC कनेक्टेड है, तो C अगर कनेक्टेड होता है तो फेज डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए अपने माइनस 45 डिग्री लिखा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि सर्किट में एक तो I1 करंट है और एक I2 करंट है, ठीक है। I1 करंट वोल्टेज से π/2 लीडिंग, π/4 लीडिंग कंडीशन में, एंड जो यहाँ पे सॉरी I1 जो है, I1 तो यहाँ पे लैगिंग कंडीशन में, I2 यहाँ पे लीडिंग कंडीशन में, ठीक है। तो वही अपन यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो, फेज डायग्राम बनाया V को अपन रख दिया हॉरिजॉन्टल, क्योंकि सब में V सेम है, इसलिए V को अपन ने हॉरिजॉन्टल शो कर दिया है। करंट को यहाँ पे अपन अरेंज करेंगे, तो बच्चों I2 की वैल्यू रूट 2 अपॉन 10 है, जो कि यहाँ पे 45 डिग्री लीडिंग कंडीशन में लिखा ना, माइनस 45 लीडिंग कंडीशन। ऐसे ही जो नीचे I1 है, इसको रूट 2 अपॉन 5 है, और ये 45 डिग्री लैगिंग कंडीशन में, तो अपन ने I2 भी शो कर दिया। अब बच्चों I1 एंड I2 को गौर से देखिए, दोनों में टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री, बिटवीन I1 एंड I2 टोटल एंगल इज 90 डिग्री। तो अपन जो नेट करंट फाइंड करेंगे रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर से फाइंड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे I1 परपेंडिकुलर I2 है, ठीक है। तो I नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर कर दो तो 1 अपॉन रूट 10 एम्पियर बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल करंट आ गई, टोटल वोल्टेज पता ही अपन को, टोटल करंट अपन ने निकाल ली, तो Z इज इक्वल टू क्या करेंगे, V अपॉन I, तो V अपॉन I से Z फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ भी तो अपन वही क्या देखो, यहाँ पे I अपॉन V को अपन यहाँ पे Z लिख दिया था 1 अपॉन Z, तो वही Z निकल गया था फिर आगे। तो Z कैसे निकालते हैं, V अपॉन I करके Z निकाल लेते हैं, तो Z आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इससे बच्चों यहाँ तक अपन ने ये अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक कंप्लीट कर लिया AC, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब इससे जो रिलेटेड पीछे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एक्सरसाइज है, इनको कंप्लीट आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब चलो अपन आगे स्टार्ट करेंगे इसके अंदर,
एटॉमिक मैग्नेटिज्म उसमें सॉरी एटॉमिक फिजिक्स के बारे में, मतलब मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अब आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पहले पढ़ेंगे अपन इसके बारे में बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, एटॉमिक फिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो चलो देखिए, तो बच्चों मैं स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में तो देखो, एटम के बारे में बच्चों डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट वे में समझाया। सबसे पहले डाल्टन साइंटिस्ट ने समझाया था कि एटम में जो कोई मैटर है वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, सिमिलर टिनी पार्टिकल्स, ठीक है, जिसने उसने उसको एटम नाम दिया। उसने बताया कि जो सारे पार्टिकल सिमिलर होते हैं उन सभी सिमिलर पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। और जो इसके बाद फिर आगे उस एटम का जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से उसके अंदर नेगेटिव चार्ज किस तरह से प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज किस तरह प्रेजेंट होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने आगे डिफरेंट डिफरेंट तरह से उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। जिसके अपन मतलब डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स आगे प्रेजेंट किए उसने डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बच्चों उसके अंदर यहाँ पे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है। अभी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, देखो यहाँ भी अपन को कंप्लीट स्टडी बच्चों मॉडल से ही करनी है, ठीक है। पूरी थ्योरी मॉडल की रेफर करेंगे, आप यहाँ समझते हैं ढंग से। जो समझाना चाहता हूँ मैं कि हमारा मेन कंसंट्रेशन रहेगा बच्चों किस पे अपन अप्रोच करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे, कि किस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। इधर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप यहाँ से जितने भी थ्योरी है उसको थ्योरी को यहाँ पे बोर्ड पे समझिए, ठीक है। लिखना कुछ भी नहीं है, लिखना आपको यहाँ पे जो उसमें बोर्ड यहाँ पे मॉडल के अंदर दे रखा है उसी को वहाँ से आपको रेफर करना है, ठीक है। अपन सारे वही एग्जाम्पल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। अब बच्चों आप देखो उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे थॉमसन मॉडल के बारे में। थॉमसन ने सबसे पहले क्या बताया था कि जो एटम है, ठीक है, पहले हम बात करें यहाँ पे थॉमसन मॉडल के बारे में, ठीक है। देखिए थॉमसन मॉडल, ठीक है। तो जो थॉमसन मॉडल, तो यहाँ पे थॉमसन मॉडल के बारे में अपन देखते हैं। इसके अंदर जो थॉमसन मॉडल है, थॉमसन मॉडल में क्या समझाएगा कि जो पार्टिकल मतलब जो कोई एटम है, एटम एक स्फेयर की फॉर्म में होता है, ठीक है। थॉमसन ने बताया कि बच्चों यहाँ पे जो एटम है इस तरह से स्फेयर की फॉर्म में होता है, स्फेयर, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्फेयर की फॉर्म में होता है एटम। और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है अंदर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बच्चों बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज है। बस यहाँ पे पार्टिकल्स वगैरह नहीं है, सिंपल इसने जैसे कि समझाया, जैसे कि बच्चों अपन जानते हैं वाटरमेलन, वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पोर्शन होता है, पूरा रेड पोर्शन, उसको बताया कि इस तरह से यहाँ पे किसी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। किस तरह प्रेजेंट है, जिस तरह वाटरमेलन के अंदर बच्चों रेड पार्ट है, उस तरह से यहाँ पे वाटरमेलन में मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब जो इसके अंदर जो पूछा गया नेगेटिव चार्ज के बारे में उससे, तो उसने कहा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इसमें वाटरमेलन में जिस तरह सीड्स होते हैं, सीड्स की पोजीशन होती है, वैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की इसमें पोजीशन होती है। इस तरह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सीड्स की फॉर्म में पड़ा होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग बच्चों एक तरह से ही समझते हैं, एक तरह से स्वीट होती है, ठीक है। स्वीट बिल्कुल वैसे जैसे अपन इंडिया में लड्डू यूज करते हैं, ठीक है, वैसे एक स्वीट यहाँ पे प्लम पुडिंग होती है। तो उसको अपन ये बोल सकते हैं, इंडिया के अंदर ही बोल सकते हैं, उसको लड्डू मॉडल बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे लड्डू के अंदर बच्चों यहाँ पे इसके अंदर ये जो एक तरह से जो येलो वाला पोर्शन होता है वो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और उसके अंदर जगह जगह जो इलायची के दाने हैं, ठीक है, उसको अपन यहाँ पे समझ सकते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इस तरह वाटरमेलन मॉडल के लो या लड्डू मॉडल कह सकते हैं इसको। इस तरह यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस को उसने बताया थॉमसन ने, ठीक है। अब बच्चों ये थॉमसन मॉडल ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, इससे कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, ठीक है। जैसे हम देखते हैं दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या बच्चों आगे पढ़ेंगे अपन, अभी इसमें नेक्स्ट पॉइंट वही आएगा, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। कैनॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। मतलब बच्चों जैसे अपन आगे पढ़ेंगे एच एटम में, हम आगे देखेंगे एच एटम में जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करता है तो वहाँ से फोटॉन्स इमिट होते हैं, मिस स्पेक्ट्रा इमिट होता है, मिस लाइन्स इमिट होती हैं, ठीक है, मतलब फोटॉन्स इमिट होते हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि इसके अंदर कहीं कोई एनर्जी लेवल्स की बात ही नहीं की थी। यहाँ तो सिंपल बताया था इलेक्ट्रॉन सीड्स की फॉर्म प्रेजेंट है, मतलब ये मॉडल फेल हो गया, सक्सेस ही नहीं हो पाया, ठीक है। उसका फिर अपन बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर देखिए, रदरफोर्ड मॉडल में यहाँ पे जो साइंटिस्ट रदरफोर्ड था, इसके कहने पे गीगर, ठीक है, गाइगर एंड मार्डसन, इसके टू स्टूडेंट्स थे गाइगर एंड मार्डसन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, अंडर गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड। ये एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया है, गोल्ड की मतलब एक तो गोल्ड की थिन फॉइल ली, गोल्ड की थिन फॉइल पे उसने अल्फा बीम को इंसिडेंट किया, ठीक है। कैसे बच्चों देखो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट था, क्या था एक्सपेरिमेंट समझे,
यहाँ बच्चों इस तरह से ये थिन गोल्ड फॉइल का यूज किया, गोल्ड फॉइल, ठीक है, ये थिन गोल्ड फॉइल है। इस गोल्ड फॉइल पे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, जैसे जो गोल्ड फॉइल है तो उसके एटम्स भी होंगे इस तरह से, ये एटम्स हैं इसमें गोल्ड फॉइल में, एटम्स, ठीक है, गोल्ड के एटम्स। ये थिन फॉइल है, ये पतली सी पन्नी है गोल्ड की, ठीक है। इस बच्चों उसने अल्फा पार्टिकल्स पे इंसिडेंट किए। अब अल्फा पार्टिकल कहाँ से उसने ऑब्टेन किए, इसके लिए बच्चों उसने यूज किया यूरेनियम का। तो बच्चों यूरेनियम इज ए गुड सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे गुड इमिटर ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है यूरेनियम। तो यहाँ से इसने बॉक्स लिया, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे लगा है ये यूरेनियम। ये बच्चों यूरेनियम, ये यूरेनियम 238 है, ये 35 भी यूज कर सकते हैं, 238 भी यूज कर सकते हैं, यूरेनियम 235 लेना चाहो तो। यहाँ बच्चा इसमें अब ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से इमिट हो रही हैं, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे इमिट हो रहे हैं, मीन्स अल्फा बीम, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे इसमें गोल्ड फॉइल पे इस पे फॉल हुए, ठीक है, अल्फा बीम है ये, अल्फा पार्टिकल बीम। अब बच्चों फिर यहाँ से अल्फा पार्टिकल जिस पे इंसिडेंट हुई तो उसने कहा बच्चों अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ से कुछ पार्टिकल्स तो यहाँ से सीधे निकल गए, ठीक है, कुछ यहाँ से इधर इस डायरेक्शन में बैंड हो गए, ठीक है, इस तरह से कुछ इस तरह बैंड हो गए इस डायरेक्शन में, कुछ यहाँ से इस तरह से वापस अपने पाथ पे रिटर्न बैक हो गए, मतलब इस किसी एंगल पे इस तरह से, कुछ यहाँ बच्चों बिल्कुल एग्जैक्टली रिटर्न बैक भी हो गए इस तरह से। तो इसने जो जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे मूव कर रहे थे, इन सभी अल्फा पार्टिकल्स को उसने काउंट किया यूजिंग अल्फा काउंटर, ठीक है। इस फॉइल के अराउंड इसने बच्चा यहाँ पे एक ये सर्कुलर पाथ है, इस पे इसने अल्फा काउंटर यूज किया, ठीक है, अल्फा काउंटर मतलब एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है जिसपे अल्फा पार्टिकल जब से फॉल हो रहे हैं तो बच्चों ये इसको काउंट कर बताता है यहाँ पे पर सेकंड कितने अल्फा पार्टिकल्स पे फॉल हो रहे हैं, ठीक है, अल्फा काउंटर है ये। अल्फा काउंटर के लोग या अल्फा डिटेक्टर भी कह सकते हैं, डिटेक्टर, ठीक है, अल्फा डिटेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से ये डिटेक्ट करता है कितने अल्फा पार्टिकल पर सेकंड इस पे फॉल हो रहे हैं, ठीक है। अब अच्छा यहाँ से ये मान लो डायरेक्शन एंगल थीटा है, थीटा एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल यहाँ पे मूव किए गए, मतलब स्कैटरिंग, इसको इस कॉन्सेप्ट बोलते हैं बेटा स्कैटरिंग। यहाँ से अल्फा पार्टिकल बीम इस पे इंसिडेंट हुई, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स पे बीम मतलब कंटिन्यू मैनी पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स पे फॉल हो रहे हैं, डिफरेंट ये स्ट्राइक करके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बिखर रहे हैं, स्कैटरिंग हो रही है इसकी, ठीक है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है किस डायरेक्शन में किस एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं उसके लिए उसने रदरफोर्ड ने फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला अपन देखेंगे इसमें बच्चों इस तरह से। अब यहाँ पे ये कंप्लीट जो ये अल्फा स्कैटरिंग है, इस अल्फा स्कैटरिंग को यहाँ पे हम किससे कर रहे हैं, गोल्ड फॉइल से, ठीक है, गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही है। अब यहाँ पे इसमें देखिए इसको ये तो अपन ने ओनली एक तरह से यहाँ पे इसको यहाँ से दूर से देख लिया अपन, यहाँ पे इस कंडीशन है, लेकिन एक्चुअल में एटॉमिक लेवल पे जाके देखें, एटॉमिक लेवल पे किस तरह से अल्फा पार्टिकल यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो उसके लिए बच्चों समझे देखो यहाँ पे हम इसकी बिल्कुल एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, सिंगल एटम का राउंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गोल्ड का एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, उसके अराउंड ये अपन ने शो कर दिया एटम, ठीक है, एटम, ये न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखो इसमें ये जो अल्फा पार्टिकल फॉलो हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, यहाँ से ये इस तरह से रिटर्न बैक हो गया, ये अपनी पोजीशन पे वापस लौट गया ये, ठीक है, इस तरह से। तो इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं, यहाँ जितनी डिस्टेंस तक गया था बच्चों ये डिस्टेंस आर नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। ऐसे बच्चों अल्फा पार्टिकल किसी यहाँ पे इस तरह से इस पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से ये किसी इस तरह से ये डेविएट हो गया यहाँ से इस डायरेक्शन पे, क्लियर। ऐसे ही यहाँ जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे नहीं, ये बच्चों देखिए ये अल्फा पार्टिकल कुछ इस तरह से यहाँ से डेविएट हो गया इस तरह से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये अल्फा पार्टिकल है, यहाँ से इस तरह से अल्फा पार्टिकल ये कुछ इस तरह से इधर चला गया अल्फा पार्टिकल, क्लियर। ऐसे बच्चों अल्फा पार्टिकल कई सारे अल्फा पार्टिकल अपने दिखा रखे हैं इस तरह से, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से इधर आ रहा था, ये इस तरह से डेविएट हो गया इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया, ये नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल यहाँ से इस तरह से इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया। तो कई सारे अल्फा पार्टिकल्स थे इस तरह से बच्चों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन उनकी स्कैटरिंग हुई अल्फा पार्टिकल्स की, क्लियर। जैसे बच्चों चलो इस अल्फा पार्टिकल की बात करें, अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है ये सारे अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स कंटिन्यू इस पे फॉल हो रहे हैं। अब चलो देखो ये एंगल इसका जो ये अल्फा पार्टिकल इधर गया था, ये वाला इधर गया, ठीक है, ये इधर ये इधर। अब चलो यहाँ पे इस पाथ को हम एक्सटेंड करें, इस पाथ को हम कंटिन्यू एक्सटेंड कर देखें, ये जो अल्फा पार्टिकल है तो ये इसका इनिशियल पाथ था, ये इनिशियल पाथ से किस एंगल से बेंड होगा बेटा, ये एंगल थीटा से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है, थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, थीटा एंगल से स्कैटर्ड हो गया है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बी,
इम्पैक्ट पैरामीटर। मीन्स इस न्यूक्लियस से जो इसका जो इंसिडेंट पाथ है, इंसिडेंट पाथ की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इंसिडेंट पाथ फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर बी। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें जो रिलेशन होता है बेटा देखो इम्पैक्ट पैरामीटर में, इम्पैक्ट पैरामीटर अपन समझे, यहाँ पे देखो इसका जो फॉर्मूला यूज करते हैं एन, मीन्स किस एंगल पे कितने पार्टिकल्स यहाँ पे स्कैटर्ड हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट एंगल थीटा, ठीक है, एन। तो इस एन के बारे में इसने क्या बताया था, जो इम्पैक्ट पैरामीटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन इज प्रोपोर्शनल टू दी, यहाँ जो एन है मतलब एट एंगल थीटा, एन इज प्रोपोर्शनल टू दी, ये होता है बच्चों 1 साइन पावर 4 थीटा बाई 2, 1 साइन पावर 4 थीटा बाई 2 मीन्स नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स एट एंगल थीटा। ठीक है, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एंगल थीटा, एन इज प्रोपोर्शनल टू दी साइन थीटा बाई साइन पावर 4 थीटा बाई 2, इस तरह से ये डिपेंडेंसी है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इसने इसको रिजल्ट के ऑप्टेन हुए, इसके रिजल्ट्स के ऑप्टेन हुए प्रैक्टिकल के, तो उसने उन्होंने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे जो मैक्सिमम पार्टिकल्स थे, देखिए फर्स्ट जो रिजल्ट लिखा शो कर रहा है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द स्टेट अवे अनरिफ्लेक्टेड, मींस मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे यहाँ से सीधा निकल गए, ठीक है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधा निकल गए, मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स सीधा निकल गए। इसका मतलब इस एटम का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो एम्प्टी है, एटम का मैक्सिमम पोर्शन एम्प्टी है, इसलिए अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधा निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पे वही समझा है। इसका मतलब अब अपन जानते हैं बेटा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये भी इसका भी चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव। अल्फा चार्ज पार्टिकल बेटा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जानते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से ही रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, ओनली बच्चों फ्यू पार्टिकल्स यहाँ से वापस अपने पाथ पे रिफ्लेक्ट हुए थे, ओनली फ्यू पार्टिकल्स अपने पाथ पे रिफ्लेक्ट हुए थे, मोस्ट ऑफ पार्टिकल मतलब 99.9% पार्टिकल्स सीधा निकल गए थे। ठीक है, ओनली थोड़े से पार्टिकल्स, अब मतलब 0.01% मान लें, वो पार्टिकल अपने पाथ पे वापस रिटर्न बैक हुए थे। और अपन जानते हैं पॉजिटिव पार्टिकल को रिटर्न बैक केवल पॉजिटिव पार्टिकल ही कर सकता है। इसका मतलब इस पूरे एटम का कंप्लीट चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, इस पूरे एटम का कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज केवल सेंटर पर ही, मतलब एक पॉइंट पर ही सेंट्रलाइज होना चाहिए। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, मतलब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज केवल कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज बताइए इसके अंदर, न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियस चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, एंड इट्स साइज इज ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, मतलब इसकी साइज क्या होती है, फर्मी ऑर्डर की होती है। क्योंकि कंप्लीट चार्ज हम देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी अल्फा पार्टिकल आए, ठीक है, ओनली फ्यू पार्टिकल्स ही यहाँ पे, मतलब यूं मान लो लगभग 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ओनली 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 10,000 पार्टिकल्स अपने पाथ पे रिटर्न बैक हो गया था, बाकी पार्टिकल्स आगे चले गए थे। ठीक है, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, किसी के एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, मोस्ट तो सीधे निकल गए थे। ठीक है, ओनली 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ पे लौट गया था। इसका मतलब एटम का कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज केवल कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये देखा आपने। तो न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज ओनली अबाउट 10⁻12 पार्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, मतलब यहाँ मतलब जैसा इसका टोटल वॉल्यूम, इसका जो टोटल जो वॉल्यूम है पूरे एटम का, उसमें उसके रेस्पेक्ट में इस न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना है, ओनली 10⁻12 पार्ट। ठीक है, मीन्स 1/10⁻12, 1/10⁻12 टाइम्स ऑफ ऑल वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम। ठीक है, 1/10⁻12 टाइम्स ऑफ होल वॉल्यूम उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे इतना सा इस छोटा सा वॉल्यूम होता है इसका न्यूक्लियस का। ठीक है, अब अ फ्यू पार्टिकल्स रिटर्न बैक डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। अब नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स n इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा बाई 2, मीन्स किस एंगल पे कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, किस एंगल बच्चों कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं, ये एंगल थीटा पे n की डिपेंडेंसी क्या है, n इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा बाई 2, ये इसकी डिपेंडेंसी होती है। क्लियर, ये चीज अपन देख ली। फिर बच्चों मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बाय विच अल्फा पार्टिकल अप्रोच इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे है, इस पॉइंट पे जैसे पार्टिकल यहाँ पे आएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी, क्यों, क्योंकि सामने अल्फा पार्टिकल है, मतलब न्यूक्लियस है, पॉजिटिव पार्टिकल, मतलब ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो बच्चों पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है तो पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा तो उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, तो उसकी स्पीड धीरे कम होती गई, इस पॉइंट पे आके एक मोमेंट के लिए रुकेगा ये, फिर वापस लौट जाएगा। ठीक है, एक मोमेंट के लिए यहाँ रुकेगा, वापस लौट जाएगा, तो ये केवल यहीं तक पहुंच पाया, उसके बाद वापस लौट गया, तो इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या कहते हैं डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच r0। क्लियर। अब तो देखो पार्टिकल दूर से यहाँ पे आ रहा है,
इसकी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही, कम होती जा रही है। यहाँ पहुंचते पहुंचते इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। हम जानते हैं बच्चों एनर्जी जीरो गई है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये जरूर किसी अदर एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इससे अपन समझ सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। इसकी हेल्प से अपन फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जैसे कि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर अपन फाइंड करें मींस के ई लॉस इक्वल टू पीई गेन, के ई लॉस इक्वल टू पीई गेन की हेल्प से अपन देखें यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों के ई लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर, ई और हाफ एम वी स्क्वायर, ई और हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, मीन्स यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लो v है। ठीक है, v ले लो या u ले लो, चलो उसमें v, ठीक है v ले रखी, कोई दिक्कत नहीं। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब चलो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं जब भी टू चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस r होती है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, k q1 q2 अपॉन r, k q1 q2 अपॉन r। तो यहाँ पे देखिए ये जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है बच्चों, इस पे चार्ज होता है 2e के इक्वल, प्लस 2e। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, प्लस 2e। और यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है बेटा, प्लस ZE, न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस ZE है। ठीक है, तो अप्लाई कर रहे हैं k q1 इज प्लस 2e, q2 इज प्लस ZE अपॉन r0। ठीक है, तो अपन ने अप्लाई कर दिया के ई लॉस इक्वल टू पीई गेन। तो यहाँ से अपन क्या फाइंड करते हैं, r0 फाइंड करते हैं। तो यहाँ से r0 आप फाइंड करोगे, उसको इधर ले आओ, तो r0 इज इक्वल टू क्या जाएगा, r0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 4 के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन ये जाएगा बेटा ये एम वी स्क्वायर, ये क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये निकल लिया अपन आर नोट की वैल्यू। और चलो ये जो आर नोट है, दिस आर नोट इज प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन वी स्क्वायर। आर नोट इज प्रोपोर्शनल टू दी क्या है बेटा, 1 अपॉन वी स्क्वायर। मीन्स जितनी हाई स्पीड से हम अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, आर नोट उतना स्मॉल आपको ऑप्टेन होगा, मतलब उतनी क्लोज डिस्टेंस तक पहुंच पाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज बनेगी आर नोट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर। मीन्स हिसाब से कहा जाए इस पार्टिकल को अपन डबल स्पीड से प्रोजेक्ट करते तो आर नोट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डबल स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ पे डबल टाइम्स होगे तो 1 अपॉन 4 टाइम्स जाएगा। मीन्स आर नोट की वैल्यू क्या जाएगी, 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये समझ सकते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। मतलब वही चीज समझा बच्चों, जैसे कि अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है इस तरह से, इस पाथ को लॉन्ग आ रहा है, ये इस तरह से इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। तो यहाँ से इस सेंटर से मतलब इस न्यूक्लियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। बी क्या बच्चों यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर है। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि वैसे हमने नहीं पूछा था एग्जाम में, तो इसमें ये लिखा है बी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ एम वी स्क्वायर दे रखा है। इसके अंदर बचता है यार को कि बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कॉट थीटा बाई 2, इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, जहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर है, इम्पैक्ट पैरामीटर बी है, बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कॉट थीटा बाई 2, बस इतना काफी है। बी इज प्रोपोर्शनल टू दी कॉट थीटा बाई 2। इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछते एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें देखो, इस पे एक दो क्वेश्चन अपन समझे एग्जाम्पल में। ठीक है, देखिए इधर पहले तो अपन जो इसमें इस पे देखते हैं क्वेश्चन, इस इक्वेशन बेस्ड एन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन पावर 4 थीटा बाई 2 पे। इस पे बेस देखें, यहाँ बच्चों इस पे पेज पे कोई एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसी पे बेस्ड है। आपसे कह देखो, इफ इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 90 डिग्री एंगल आर 28 पर मिनट 28 अल्फा पार्टिकल 9 डिग्री पे स्कैटर्ड हो रहे हैं, then what will be number of scattered particle at angle 60 डिग्री and angle 120 डिग्री, ये हम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो इसको अपन समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए बेटा, इस एग्जांपल में अपन देखें कितना अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं पर मिनट, इसको अपन फाइंड करते हैं। देखिए इधर यहाँ जो इसमें देखो क्या अप्लाई करना है अपन को, n इज प्रोपोर्शनल टू साइन पावर 4 थीटा बाई 2। हम यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट का, ठीक है, एक्सरसाइज जो फर्स्ट है
एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो जो इसमें देखो ये अप्लाई करना है अपन को, n इज प्रोपोर्शनल टू दी 1/sin⁴ θ/2, ठीक है, इसका यूज करना है अपन को। तो यहाँ से देखो n' अगर आप फाइंड करोगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा sin⁴ θ/2 अपॉन sin⁴ θ/2। अब यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे एंगल की इन्फॉर्मेशन हमें 90 डिग्री दे रखी है और बाद में कितनी दे रखी है 60 डिग्री। चलो 120 वाले को अपने आप सॉल्व कर लेना, मैं 60 वाला सॉल्व कर लेता हूँ, 120 को आप अपने आप सॉल्व करना इसमें, ठीक है। 60 डिग्री वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n' यहाँ पे है जिसको हमें फाइंड करना है, उसे करस्पॉन्डिंग 60 डिग्री यहाँ आएगा, नीचे आएगा 60 डिग्री/2, ठीक है। और n जो यहाँ पे आपको दे रखा कितना 28, उसके एंगल 90 है, वो एंगल 90 आएगा, इस जगह ऊपर आएगा 90 डिग्री/2, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो ये जाएगा n' तो हमें फाइंड करना है, n की वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पे 28, ये 28 रख दी मैंने, ठीक है। अब sin 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, ये होता है 1/√2, पावर कितनी है 4 है। अब बेटा sin 30 होता है 1/2 पावर 4, ठीक है, पावर 4। अब बेटा यहाँ पे इसमें देखिए ये 1/√2, ये 2 चल जाएगा ऊपर और √2 नीचे, 2/√2 की वैल्यू √2 होती है, √2 पावर 4, √2 पावर 4 करेंगे तो कितना बनेगा ये 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो n' इक्वल टू जाएगा 4 इंटू 128, 4 इंटू 28 को मल्टीप्लाई कर लो, यह आ जाएगा 112, तो 112 यह आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह अपन ये क्वेश्चन सेकंड अपन ने सॉल्व कर लिया, n प्रोपोर्शनल टू sin⁴ θ/2 की हेल्प, 1/sin⁴ θ/2 की हेल्प से, ठीक है, ऐसा निकाल लेंगे। अब बेटा उसके अंदर देखो एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे आए अपन उसमें थ्योरी के अंदर, आपसे कह रहा है देखो समझना, ये जो एग्जाम्पल 1 एंड 2 हैं वो दोनों एग्जाम्पल इसे बेस्ड हैं किस पे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका यूज करके अपन को सोल्व करना है। तो समझो क्वेश्चन कैसे आएंगे, टिपिकल नहीं आएंगे, समझो ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं। आपसे कह रहा है एन अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब अल्फा पार्टिकल की आपको कई दे रखी है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज हेडिंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 50। तो एटॉमिक नंबर आपको 50 गिवन है। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बच्चों देखो क्लोजेस्ट अप्रोच अपन को अप्लाई करना है, तो यहाँ से बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कैसे करेंगे सोल्व यहाँ पे इसमें, के ई लॉस इक्वल टू पी गेन, के ई लॉस इक्वल टू हमें करना है पी गेन, के ई लॉस इक्वल टू पी गेन। तो काइनेटिक लॉस कितना बच्चों, जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कंप्लीटली लॉस हो जाएगी, कितनी बच्चों 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ पे जो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखें, क्योंकि एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो जूल होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होती। तो क्या चेंज करेंगे, पहले 10 को 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करो, किस में चेंज होगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, मेगा मतलब 10 पावर 6, ठीक है, तो 10 पावर 6। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करेंगे जूल में, तो 1.6 इंटू 10 पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में चेंज होगा बेटा ये जूल में, ये कन्वर्ट हो गया जूल की फॉर्म में, ठीक है, ये आपने इसको जूल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी गेन। पोटेंशियल एनर्जी गेन क्या होता है बेटा, यहाँ पे के Q1 Q2 अपॉन R, इसकी हेल्प लेनी है। तो यहाँ पे देखा था अपन ने के, ये क्या होगा बच्चों, के प्लस 2E प्लस ZE डिवाइड बाय R0, ठीक है, डिवाइड बाय R0, ये अपन अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है आपको, तो के, तो अपन जानते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू ऑफ के रख दें इसके अंदर, देखिए के कितना होता है 9 इंटू 10 पावर 9, पता ही आपको वैल्यू ऑफ के 9 इंटू 10 पावर 9, फिर 2 वैल्यू ऑफ ई इज 1.6 इंटू 10 पावर -19, जेड यहाँ पे कितना गिवन है 50, ई इज अगेन 1.6 इंटू 10 पावर -19, ठीक है, डिवाइड बाय R0। अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है, इसको सॉल्व करके अपन R0 फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे वैल्यू ऑफ R0 आ रही है, R0 इज इक्वल टू सॉल्व करोगे बेटा आप, जाएगा 1.44 इंटू 10 पावर -14 मीटर, ये आ जाएगा रिजल्ट। R0 इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10 पावर -14 मीटर, या इसको हम बसते हैं 1.44 इंटू 10 पावर -4 एंगस्ट्रॉम। मतलब मैंने क्या किया बेटा, इस 10 पावर -14 को लिख लिया 10 पावर -4 इंटू 10 पावर -10, तो 10 पावर -10 को लिख लेंगे एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो आ जाएगा R0। तो इस तरह अपन कैलकुलेट कर सकते हैं।
ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी बच्चों यहाँ पे इसी टाइप से इसके अंदर वेलोसिटी दे रखी है आपको। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी की इन्फॉर्मेशन गिवन थी, आपने काइनेटिक एनर्जी रख लिया। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा कि यहाँ पे एनर्जी आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में गिवन है, इसको आपने जूल में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। तो जूल में कन्वर्ट करके लिखा अपन ने। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अंदर आपको वेलोसिटी दे रखी है, मतलब स्पीड दे रखी है, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे और मास ऑफ जो हेल्पा पार्टिकल होता है, मास ऑफ हेल्पा पार्टिकल वैसे कर गिवन है यहाँ पे, इसके अंदर चार्ज अपॉन मास गिवन है, ठीक है। 4.8 इंटू 10⁻7 किसकी वैल्यू यहाँ पे चार्ज अपॉन मास, मतलब क्यू बाई एम की वैल्यू दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्यू बाई एम रख देंगे, क्यू अपॉन एम यहाँ पे। जैसे ये क्या बेटा क्यू, ये तो क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। और यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे देखो इसमें यहाँ पे क्यू बाई एम का मतलब यहाँ पे देखो ये जो ये है ये क्या है क्यू, ये तो क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। और इसका मास है ये एम, तो यहाँ से 2E/m की वैल्यू आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, किसकी वैल्यू गिवन है 2E/m, मतलब Q/m की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, Q/m की इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ रखिए अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए कॉन्सेप्ट समझे क्वेश्चन क्या है, ये अपन देख लिए। तो ये रदरफोर्ड मॉडल ये कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते नहीं, इसलिए अपने मेडिकल में इस पर कोई ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। आएंगे तो ज़्यादा बच्चों ये आ सकते हैं बस के गेन, के लॉस, पी गेन, या फिर इस पे एन पे क्वेश्चन आ जाए, बस इतना ही काफ़ी है इसमें, ठीक है। और थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछते इसके अंदर मेडिकल में। अब यहाँ पे कुछ फेलियर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल दे रखे हैं, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स, इसको थोड़ा सा रीड कर लें। वैसे ये भी कोई खास काम की चीज़ नहीं है, मेन तो बच्चों इस चैप्टर में बोहर मॉडल, इसी को पढ़ना है डिटेल में। तो बच्चों देखो यहाँ पे फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल फर्स्ट तो क्या है रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बच्चा यहाँ पे इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में इसने क्या बोला कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट के मूव करता है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस इज एक्सलेटिंग एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन थ्योरी इट शुड देयरफॉर इमिट रेडिएशन कंटिन्यूअसली। मतलब बच्चों क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, और आप इसमें रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू एक्सलेशन मोशन करता है, कंटिन्यू एक्सलेशन मोशन करता है मीन्स टाइम टू टाइम यहाँ पे कंटिन्यू इसके अंदर यहाँ पे से जो उसकी एनर्जी है वो चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, मीन्स यहाँ से कंटिन्यू रेडिएशंस इमिट होते हैं, मीन्स की एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस की फॉर्म में यहाँ से रेडिएशंस इमिट होते हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी यहाँ से वेवलेंथ इमिट होते हैं। तो कंटिन्यू उसकी एनर्जी यहाँ पे पार्टिकल की क्या हो रही है डिक्रीज होनी चाहिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कंटिन्यू अल्फा पार्टिकल की एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होगी तो उसके पाथ की रेडियस भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी, और फाइनली कहाँ गिर जाना चाहिए वो एटम के अंदर। मतलब इस तरह इलेक्ट्रॉन घूमते हुए घूमते हुए घूमते घूमते फाइनली कहाँ गिर जाना चाहिए एटम के अंदर गिर जाना चाहिए, मतलब सॉरी न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो वो प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब एटम का एग्जिस्टेंस ही फिनिश हो जाएगा, जो कि ऐसा इम्पॉसिबल है। मतलब स्टेबिलिटी कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसके अकॉर्डिंग तो एटम स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस और प्लस आपस में मिलके न्यूट्रल हो जाना चाहिए, मतलब एटम खत्म हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ समझाए थे इसके अंदर। फिर थर्ड सेकंड रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या बच्चों, देखिए जैसे अपन आगे पढ़ेंगे बोहर थ्योरी के अंदर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है कभी जब भी हायर स्टेट से लोअर स्टेट जंप करता है तो वहाँ से फोटॉन्स इमिट होते हैं, रेडिएशन इमिट होते हैं, ठीक है, जिनकी फिक्स वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि फिक्स ऑर्बिट से फिक्स ऑर्बिट में जंपिंग होती है, ठीक है। तो जितनी जहाँ जहाँ जंपिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी उतनी एनर्जी के ही फोटोन वहाँ से इमिट होते हैं, उतनी उतनी एनर्जी के, ठीक है। ये उससे बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। उस चीज़ के बारे में ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो क्या है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू एक्सलेट हो रहा है, कंटिन्यू एनर्जी यहाँ पे मीट हो रही है, तो एवरी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी एवरी पॉसिबल एनर्जी के यहाँ से फोटॉन्स इमिट होने चाहिए, जो कि ऐसा होता नहीं है, फिक्स्ड एनर्जी के ही फोटॉन्स यहाँ पे इमिट हो पाते हैं, ठीक है। मतलब लाइन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसके अकॉर्डिंग तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए था, मतलब एवरी पॉसिबल वेवलेंथ इमिट होनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज पढ़ी अपन ने किसमें रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, ठीक है। ये कोई खास काम का नहीं है, फिर भी अपन ने चलो थोड़ा बहुत देख लिया इसके अंदर, ठीक है। मेन चीज बच्चों अपन पढ़ते हैं यहाँ पे बोहर मॉडल के बारे में, ठीक है। तो चलो खैर आज के इतना वो थे, कल समझाऊंगा आपको बोहर मॉडल, मेंटली प्रिपेयर होकर ना मॉड्यूल साथ लेके बैठना अपन, इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे बोहर मॉडल के बारे में, ठीक है। ओके चलो कल मिलते हैं, गुड बाय।